हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई के ये उप निरीक्षक का जो है मूल विधि है, इसकी हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें संविधान से, जो कि बहुत ही पूछा जाता है यूपीएसआई में। अभी वैकेंसी भी आ गई है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले संविधान का टॉपिक जो है कवर करूँगा। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूप किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं संविधान की कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ये यूपीएसआई में आया था और इसमें यह भी लिखा है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूप किया गया था तथा 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, यानी कि 16 मई को इसकी संख्या 389 थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैनात किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां थी। कितनी समितियां थी? इसमें तीसरा ऑप्शन होगा सी, 13 समितियां थी। ये भी यूपीएसआई में आया हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? पहला है, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। दूसरा ऑप्शन है, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है। इसमें से दोनों में से कौन सा सही है? इसमें तीसरा ऑप्शन है, दोनों सही हैं। दोनों सही हैं, यानी कि पहला ये था संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है, ये भी सही है। और दूसरा था यहाँ पे, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है, ये दूसरा है, ये भी सही है। दोनों ऑप्शन जो है सही हैं, ये भी यूपीएसआई में आया था। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, इसको अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। ठीक है, जहां पहली बैठक हुई थी उसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। ये भी जो है यूपीएसआई में आया हुआ है। ठीक है, और इसका ये भी देख लीजिए, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। यह है वर्ष 1947 में अंग्रेजों से भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण भी इसी कक्ष में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? इसमें ऑप्शन ए है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भरने को आएगा, किसने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? किसने की थी? भारत सरकार अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? किन किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इस बार शायद पूछ भी लेगा, क्योंकि आया नहीं है अभी तक, पूछ सकता है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, इस बार किसी भी प्रकार का माइनस मार्किंग नहीं है, तो अभी से लग जाइए, जिससे कि इस बार निकल जाए आप लोगों का, नहीं तो इससे बढ़िया मौका आने वाला नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन सा करता है? इसमें संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था?
इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अखंडता। 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये सम्मिलित नहीं था। अखंडता की बात 1975 तक नहीं सम्मिलित थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? 1976 में। ये 1976 में शामिल किए गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 11 की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसको किया गया है एक सार्वभौम, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसको घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही इसका अर्थ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये इसका आंसर होगा। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका नहीं है? इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा, लोक कल्याण। लोक कल्याण जो है उद्देशिका में नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग कहलाता है? उद्देशिका, यही कहलाता है, ये तो सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यही जो है उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। ये कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ था? अनुच्छेद 3 के तहत हुआ था। इसको याद रखिएगा, ये हमेशा हर बार पूछता रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है? कौन सी? देशीकरण। देशीकरण से इसकी नागरिकता नहीं रद्द हो सकती है। अगला क्वेश्चन जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत किसी भारतीय की नागरिकता रद्द कर सकता है? इसमें पहले पढ़ लेते हैं। नागरिकता ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? नागरिकता ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। और तीसरा देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? ए और बी, जो कि दोनों इसमें तीसरा ऑप्शन हाँ ये दो था। अब ये इसमें कौन सा? ए और बी दोनों नहीं सही हैं, या ए बी दोनों सही हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ए और बी दोनों सही हैं। अगर दोनों में से कोई भी अगर काम कर रहा है तो नागरिकता उसकी तुरंत के तुरंत रद्द हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।